यार, मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे हैं और सब फिर से अपनी तैयारी में लग गए हैं, कमर कस के और पढ़ाई करने लगे हैं। और करना भी जरूरी है बच्चों। 2024 का जो नीट का पेपर है, क्योंकि उसमें हमको 360 मार्क्स लेकर आना है। तो उस 360 मार्क्स के लिए अभी से जुट जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 11th की बुक एनसीईआरटी की चार्ट मारिए। अब मैं आपको रिवीजन कराने वाली हूँ बहुत जल्दी, जितने मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उन सब का, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। सो देखिए, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। अब मैं आपको थ्योरी बताने वाली हूँ, यानी ये जो एक थ्योरी है, एक स्टोरी के फॉर्म में हम याद करने वाले हैं। और ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो स्टोरी है किसकी स्टोरी है? इवोल्यूशन की स्टोरी है। 3 साइंटिस्ट ने हमको ये थ्योरी दी है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में 3 साइंटिस्ट का नाम लिखा है इस थ्योरी में। सो कौन कौन से 3 साइंटिस्ट हैं? पहले तो ये रख लीजिए बिल्कुल, HMS बीगल, चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वेलेस। ठीक है, अब क्या हुआ इस स्टोरी में ये सुनते हैं। जो HMS बीगल थे बच्चों, उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड घूमा। कैसे? सी के रास्ते से। ठीक है, और उन्होंने उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए। कैसे घूमा बच्चों? सी के रास्ते से शिप को सेल करते हुए। तब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए। उन ऑब्जर्वेशंस का कंक्लूजन हमको चार्ल्स डार्विन ने दिया। उन्होंने कंक्लूड किया कि सबसे पहले एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं, वो लाइफ फॉर्म्स अपनी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शेयर करती हैं मिलियंस ईयर्स एगो जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती थी। क्या बोला बच्चे चार्ल्स डार्विन ने? कि जो लाइफ फॉर्म, कौन सी लाइफ फॉर्म? एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स अपनी कुछ सिमिलैरिटीज को शेयर करती हैं। किससे शेयर करती हैं? मिलियंस ईयर्स एगो जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती थी इस धरती पे। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर उन्होंने बोला, जब ये लाइफ फॉर्म की सिमिलैरिटी शेयर ही हो रही है, तो नो डाउट इसको टाइम तो लगा होगा। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरा, तो इस बीच कुछ जो लाइफ फॉर्म्स थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो नो डाउट जब ये एक्सटिंक्शन चल रहा था, तो नई लाइफ फॉर्म्स ने अराइवल किया। वो जो नई लाइफ फॉर्म्स थी, वो समय के साथ साथ कुछ नई सिमिलैरिटीज और कुछ न्यू वेरिएशंस के साथ हमको दिखती गई। ठीक है, इस चीज को चार्ल्स डार्विन ने डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ पर ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स बोला। क्या बोला बच्चों? ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी धीरे धीरे जो आज एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स है वो हमको देखने मिली। ठीक है, फिर से देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ इस स्टोरी का छोटा सा पार्ट। वो भी ऑब्जर्वेशन HMS बीगल ने दिए थे। सी के रास्ते अराउंड द वर्ल्ड घूमते हुए उनके उस ऑब्जर्वेशन को चार्ल्स डार्विन ने ये बोला कि जो भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं वो बेसिकली सिमिलैरिटीज शेयर करती हैं मिलियंस ईयर्स एगो लाइफ फॉर्म जो एग्जिस्ट करती थी। इस न्यू लाइफ फॉर्म को लेने के लिए कुछ ना कुछ लाइफ फॉर्म का एक्सटिंक्शन तो हुआ ही होगा। सो उन्होंने बोला कि हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ पर डिफरेंट एक्सटिंक्शंस होते रहे लाइफ फॉर्म्स के, जिससे हमको एक न्यू लाइफ फॉर्म मिली। और उसको उन्होंने क्या बोला? ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब चार्ल्स डार्विन ने ये बोला कि जब हमको ये न्यू वैरायटी मिली, तो नो डाउट जो ये न्यू वैरायटी थी, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। वो जो कैरेक्टर्स थे वो उन्हें एनेबल कर रहे थे इस डिफरेंट नेचर में सरवाइव करने के लिए, और उनका जो सर्वाइवल था वो बहुत ही बेटर था। ठीक है, तो बच्चों ये जो सर्वाइवल था ये बेटर इन नेचुरल कंडीशन पे था। और वो नेचुरल कंडीशन कौन कौन सी थी? एक तो फूड, हम सबको मालूम है खाना कितना जरूरी होता है। दूसरा क्लाइमेट, नो डाउट सर्दी बारिश गर्मी इन सब से अपने को बचा के रखना। और तीसरा फिजिकल फैक्टर्स, कभी भी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो जब ऐसे तीनों फैक्टर्स में जो सर्वाइवर थे उन्होंने बेटर रिस्पॉन्स दिया, तो उन्होंने इसको बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन और पॉपुलेशन माना। ठीक है, अब बच्चों जो ये बेटर सर्वाइवल वाले एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स थे, इन्होंने आउटब्रीड किया अदर्स एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स के साथ। ठीक है, जब आउटब्रीड किया
तो चार्ल्स डार्विन ने ये माना कि उन्होंने ऐसों के साथ आउटब्रीड किया जो लो सर्वाइवल वाले थे, यानी ऐसी जनरेशन और ऐसी पॉपुलेशन जो लो सर्वाइवल वाले थे वो बेटर रिजल्ट नहीं दे सकते थे। तो हम ये माने एक डोमिनेंट हो गया, एक रेसेसिव हो गया। इन दोनों ने जब आउटब्रीड किया तो नो डाउट डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही आएंगे, ये सबको मालूम है। सो जो वो कैरेक्टर्स निकल के आए कैरेक्टरिस्टिक, उसको उन्होंने फिटनेस माना। तो देखिए उन्होंने क्या बोला, फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, यानी जो भी लोग सरवाइव कर रहे थे वो फिट थे उस पॉपुलेशन के अंदर और उस इवोल्यूशन चेंजेस के अंदर। ओके, सो फिर चार्ल्स डार्विन ने स्पेशली फिटनेस को ही अल्टीमेट रिसोर्स माना और उन्होंने इसको रिप्रोडक्टिव फिटनेस माना। क्या माना उन्होंने? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इस वर्ड को यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने एक ही थ्योरी पे यहाँ पे फिटनेस बताई है, ठीक है। सो क्या माना उन्होंने? रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोला। चार्ल्स डार्विन के साथ साथ बच्चों बहुत सारे लोग थे जो इस थ्योरी पे वर्क कर रहे थे। उन्होंने भी इस थ्योरी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थ्योरी माना। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कोई सर्वाइवल देता है, यानी वो नेचर में अपने आप को फिट कर सकता है, डिफरेंसेस के साथ अपने आप को फिट कर सकता है, तो नो डाउट बेटर प्रोजेनी हमको देखी जाएगा। जब बेटर प्रोजेनी होगी तो उसका सिलेक्शन अपने आप नेचर कर लेगा। व्हाई? बिकॉज दे आर द फिट फॉर द सर्वाइवल मेंट इन दिस नेचर, ठीक है। तब देखिए चार्ल्स डार्विन ने फिर हमको क्या दिया? फिटनेस डार्विन रिप्रोडक्टिव फिटनेस मानी इस चीज को। दूसरा, यानी जो नई प्रोजेनी मुझे मिली है ये एबल है डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने को, ये बेटर प्रोजेनी देगी मुझे और सर्वाइवल मोर एंड मोर सर्वाइवल होगी, ठीक है। ऐसे को नेचर अपने आप सेलेक्ट भी कर लेगा। क्लियर? तो यानी सबने इस चीज को करेक्टली प्रूव किया। देन उन्होंने ये बोला ये जो थ्योरी है ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है। सो बच्चों इस थ्योरी को उन्होंने बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन भी माना, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट ने चार्ल्स डार्विन की इस प्रोसेस को फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, फिटनेस डार्विन रिप्रोडक्टिव फिटनेस को, यानी जो फिटनेस थी वो अल्टीमेट सोर्स था और स्पेशली इसमें रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स की फिटनेस के बारे में ही डिस्कस किया गया था। क्यों डिस्कस किया गया था? क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू नई प्रोजेनी आई और वो नई प्रोजेनी इतनी एबल थी कि एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइवल बता सकती थी, इसलिए उसको नेचर ने भी सिलेक्ट किया और फाइनली इसका नाम नेचुरल सिलेक्शन दिया गया। क्लियर? सो दो सिलेक्शन आ गए हमारे पास। पहला आया ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, दूसरा आया नेचुरल सिलेक्शन। ओके, सो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको 3 साइंटिस्ट का बोला, 2 हो गए, HMS बीगल हो गए, चार्ल्स डार्विन हो गए और तीसरे देखिए अल्फ्रेड वेलेस। डार्विन के साथ साथ अल्फ्रेड वेलेस भी एक नेचुरलिस्ट थे और वो इस पे वर्कआउट कर रहे थे। किस पे कर रहे थे? पहले आर्कीपेलागो पे वर्कआउट कर रहे थे। ये हमारे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में पड़ता है, ठीक है। सो जो अल्फ्रेड वेलेस हैं इन्होंने इस चीज पे बिल्कुल अपनी हामी भरी और बोला कि सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। क्लियर? सो फाइनली बच्चों इन ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग और ड्यू कोर्सेस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं फ्यू डिफरेंट चेंजेस और सिमिलैरिटीज के साथ अर्थ पे अपीयर होने लगी और इस तरीके से ये बोला गया कि ये जो चेंजेस और सिमिलैरिटीज हैं ये सारी चेंजेस और सिमिलैरिटी शो करती हैं मिलियंस ईयर्स अगो जो हमारे एंसेस्टर रहते थे उनसे। और ये भी बोला गया बच्चों जो हमारे एंसेस्टर हैं जो भी चेंजेस और सिमिलैरिटीज के साथ आज एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म जो है वो डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ अर्थ में बच्चों एपॉक्स में देखने मिली, पीरियड्स में देखने मिली और एरा में देखने मिली। और ये भी बोला गया जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ है वो सिमिलैरिटी देती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो फाइनली बच्चों ये कंक्लूजन निकला कि जो हमारा अर्थ है वो बहुत ओल्ड है, वो 4000 ईयर्स ओल्ड नहीं, वो बिलियंस ईयर्स एगो ओल्ड है। ओके, सो बच्चों अब हम जरा इस पेज पे, किस पे, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के पेज पे स्टार्टिंग पे चलते हैं। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में ये बोला है जो कन्वेंशनल रिलीजियस थ्योरीज हैं, किसकी थ्योरीज हैं? इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स की, वो 3 मेन पॉइंट देती हैं। पहला,
जो क्रिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे हुआ है वो ऐसे ही हो गया था। दूसरा, जो भी क्रिएशन लाइफ फॉर्म्स में डाइवर्स सिचुएशन और कंडीशन और चेंजेस और सिमिलैरिटी रही होगी वो फ्यूचर्स तक ऐसे ही चलने वाली है। तीसरा, जो हमारा अर्थ है वो 4000 साल पहले फॉर्म हुआ था। सो इन तीनों चीजों को बेस बना के जो हमारे HMS बीगल थे वो घूमने निकल गए और उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग बेस स्टोरी दी, जिसका कंक्लूजन फाइनली चार्ल्स डार्विन ने हमको अपनी स्टोरी के फॉर्म में दिया। सो बच्चों, इसमें 3 मेन पॉइंट है। पहला, 3 साइंटिस्ट थे HMS बीगल जिन्होंने वर्ल्ड टूर किया। किसके थ्रू किया? समुद्र यात्रा के थ्रू किया, शिप को सेल करते हुए किया। दूसरा, उन्होंने यानी चार्ल्स डार्विन ने हमको रिप्रोडक्टिव फिटनेस के थ्रू न्यू प्रोजेनी किस तरीके से अपने आप को सरवाइव करती है बेटर नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ये बताया। तीसरा, हमको उन्होंने किसने? अल्फ्रेड वेलेस ने मेरे आर्किपेलागो पे भी डिस्कवरी करके ये बताया कि चार्ल्स डार्विन का जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और फाइनली ये प्रूफ हुआ कि जितने भी चेंजेस और सिमिलैरिटीज इस लाइफ फॉर्म में आज हमको देखने मिल रही है वो मिलियंस ईयर्स एगो हमारे एंसेस्टर से मैच करती है। ओके, यानी समवॉट कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज को शो करती है और शेयर करती है। क्लियर? सो बच्चों, कैसे लगा आपको ये स्टोरी? फिर से एक बार बोलती हूँ, शॉर्ट में बोलती हूँ, जल्दी बोलती हूँ। सबसे पहले हमारे जो 3 साइंटिस्ट हैं HMS बीगल और चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस। HMS बीगल ने क्या किया? समुद्र यात्रा की, वर्ल्ड टूर किया, शिप को सेल करते हुए किया और उन्होंने कुछ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए। उन पॉइंट्स का कंक्लूजन चार्ल्स डार्विन ने किया। चार्ल्स डार्विन ने हमको क्या बोला कि जो भी लाइफ फॉर्म में एग्जिस्टिंग कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज और चेंजेस के साथ मिलियंस ईयर्स एगो हमारे जो एंसेस्टर रहते थे यानी जो लाइफ फॉर्म्स थी उनसे मैच करती है। ठीक है, फिर उन्होंने ये बोला कि अभी के एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स और मिलियंस ईयर्स एगो की लाइफ फॉर्म्स के बीच में बहुत सारे एक्सटिंक्शंस भी हुए होंगे। ये जो एक्सटिंक्शंस थे, जब ये मरे तो इन्होंने नई लाइफ फॉर्म के ऑर्गेनिज्म और लाइफ फॉर्म हमको ऑर्गेनाइज्ड करके दी। ये जो न्यू फॉर्म्स है ये बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स कहलाए। ठीक है, फिर उन्होंने ये बोला कि जब ये इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हुआ तो ये बहुत स्ट्रांग थे, इतने स्ट्रांग थे कि ये एडवांस कंडीशन में भी अपने आप के एबल थे अपने आप को सरवाइव कराने में। और वो 3 चीजें इंपॉर्टेंट क्या क्या सरवाइव करने के लिए चाहिए थी नेचुरल कंडीशन में? फूड, क्लाइमेट और फिजिकल फैक्टर्स। फिर इन स्ट्रॉन्ग कंडीशन वाले सर्वाइवर थे, इन्होंने आउटब्रीड किया, तो जिससे आउटब्रीड किया वो थोड़े लो सर्वाइवल थे, तब भी हमको स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल वाले लोग ही मिले। ठीक है, यानी जो प्रोजेनी आई वो स्ट्रॉन्ग है। तब चार्ल्स डार्विन ने इसको फिटनेस डार्विन थ्योरी बोला और रिप्रोडक्टिव फिटनेस, अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोला। इनकी इस बात पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने एग्री किया। क्यों? क्योंकि जब रिप्रोडक्टिव फिटनेस आई तो उन्होंने बोला ये एबल होंगे सरवाइव करने के लिए, बेटर प्रोजेनी देंगे और सरवाइव मोर करेंगे। इसको सेलेक्टेड बाय नेचर भी मोर करेगा, यानी नेचर खुद ही इनको सेलेक्ट कर लेगा। सो फाइनली इस थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन ऑफ चार्ल्स डार्विन थ्योरी बोला गया। ठीक है, और बच्चों इसको एक और नाम दिया गया मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अब तीसरे साइंटिस्ट आए, कौन से थे वो? अल्फ्रेड वेलेस। इन्होंने नए आर्किपेलागो पे रिसर्च करी। ओके, और ये एक नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने भी सेम कंक्लूजन चार्ल्स डार्विन से मैच करता हुआ हमको दिया। फाइनली फिर ये बोला गया कि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के साथ हमको बहुत सारे चेंजेस लाइफ फॉर्म में देखने मिले, साथ में सिमिलैरिटीज भी मिली। ये सिमिलैरिटीज जब देखा तो देखा मिलियंस ईयर्स एगो जो हमारे एंसेस्टर थे उनसे मैच कर रही थी। एंसेस्टर से जब नई लाइफ फॉर्म आई कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ आई। ओके, जो धीरे धीरे न्यू हिस्ट्री ऑफ अर्थ में शामिल हुई। फाइनली जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ की सिमिलैरिटीज थी उसको बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से मैच किया गया, सिमिलर बोला गया और सबकी परमिशन से ये बोला गया जो हमारा अर्थ है वो बिलियंस ईयर्स एगो का है, ना कि थाउजेंड्स ईयर एगो का। ओके, तो बच्चों फाइनली कैसा लगा आपको इस छोटी सी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन? प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।